हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री पॉइंट बाय जीआरएफ में। और आज से 12th क्लास की एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चालू होती हैं और ये पहली क्लास है। आप सबको पता है कि जो 12th क्लास का सिलेबस है उसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली यूनिट है एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान की, दूसरी यूनिट है आपके हॉर्टिकल्चर यानी कि साइंस उद्यान के विज्ञान की, जबकि तीसरी यूनिट है आपके एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु पालन की। तो स्टार्टिंग होगी आपके एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान से, जिसके अंतर्गत पहला चैप्टर होगा आपके एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड। देखिए, एग्रोनॉमी का मतलब होता है सस्य विज्ञान, सॉइल यानी कि मृदा, सीड यानी कि बीज। ठीक है, हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। देखिए, आप जब भी 12th से निकलकर जेट में एग्जाम दोगे या साइंस बेस्ड कोई भी एग्जाम दोगे, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा इस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर शब्द है तो इसका ओरिजिन कौन सी भाषा से हुआ है, बायोलॉजी शब्द है तो इसका ओरिजिन कौन सी भाषा से हुआ है। तो इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाया करते हैं, बड़े ईजी होते हैं, नंबर आ जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन के कारण बच्चे गलत कर देते हैं। आप ऐसा मत करना, मैं आपको फंडामेंटल कुछ ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी भी शब्द के पीछे कल्चर लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि उस शब्द का ओरिजिन किससे हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर यानी कि एग्री प्लस कल्चर, तो एग्री के पीछे क्या है, कल्चर है, यहाँ कल्चर आया, इसका मतलब एग्रीकल्चर शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, अब अगर किसी शब्द के पीछे नोमी या लॉजी लिखा हुआ है तो इसका मतलब उन शब्दों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक भाषा से हुआ है। जैसे एग्रोनॉमी, तो एग्रो प्लस नोमी, तो नोमी किसके पीछे, एग्रो के पीछे, तो इस शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक से। ठीक है, लॉजी की बात करूं तो लॉजी भी अगर पीछे होगा तो इसका मतलब उस शब्द का ओरिजिन भी कहाँ से है, ग्रीक भाषा से होगा। जैसे पेडोलॉजी, तो पेडो प्लस लॉजी, तो लॉजी कहाँ से आया है, ग्रीक भाषा से। ठीक है, तो ये फंडामेंटल कुछ चीज़ें हैं, इनको दिमाग में रखना, ये 100% सही होती है। लेकिन साइंस अपवादों का है। ठीक है, अपवाद भरे होते हैं, तो एक अपवाद इसमें भी है। जैसे पोमोलॉजी, देख के ऐसा लगता है लॉजी है शब्द, ठीक है, तो लॉजी का मतलब क्या होगा, ग्रीक से होगा, लेकिन पोमोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसका ओरिजिन लैटिन प्लस ग्रीक 2 भाषाओं से मिलकर उद्भव हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर में सामान्यतः 2 टर्म और है, जैसे सॉइल व एक्सटेंशन यानी कि सॉइल साइंस और एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इनके बारे में पूछ लेता है, ये दोनों शब्दों का पता नहीं लगता, ना तो कल्चर है ना आपके नॉमी या लॉजी है, इसलिए कन्फ्यूजिंग होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इनके बारे में, तो ध्यान रखें, सॉइल व एक्सटेंशन दोनों लैटिन भाषा से ओरिजिनेटेड वर्ड हैं। ठीक है, मोस्टली जो आपके एग्रीकल्चर का जो टर्म है इन्हीं के आसपास घूमता है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ होगा तो वो बताते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक एग्रोनॉमी। ठीक है, तो बात करते हैं वैसे ही शुरुआती एग्रोनॉमिक डेफिनेशन, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एग्रोनॉमी शब्द का उद्भव। तो देखिए, जो एग्रोनॉमी जो शब्द है, ठीक है, एग्रोनॉमी जो शब्द है इसका ओरिजिन जो हुआ है जिस शब्द से, वो है एग्रोनॉमस। ठीक है, जो एग्रोनॉमस यानी कि एग्रोनॉमी शब्द का मूल शब्द कौन सा है, एग्रोनॉमस। और एग्रोनॉमस कहाँ पाया जाता है, अब आपको ये तो पता होना ही चाहिए, एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी के हिसाब से हमने देखा था नॉमी यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द, तो एग्रोनॉमी का मूल शब्द है एग्रोनॉमस, जिससे इसका ओरिजिन हुआ है, और एग्रोनॉमस पाया जाता है ग्रीक भाषा में। तो यहाँ 2 बात हो गई कि एग्रोनॉमी शब्द का ओरिजिन एग्रोनॉमस नामक शब्द से होता है, जो कि ग्रीक भाषा में पाया जाता है। ठीक है, अब एग्रोनॉमी जो शब्द की डेफिनेशन है दोस्तों, ये एग्रोनॉमस के ऊपर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, अब एग्रोनॉमस शब्द को देखा जाए तो ये भी 2 शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, एग्रोज प्लस नॉमस। ठीक है, एग्रोज प्लस नॉमस। तो एग्रोज का मतलब क्या होता है, एग्रोज का मतलब होता है फील्ड यानी कि खेत, नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। तो अब आप देखिए कि एग्रोनॉमस के अनुसार क्या डेफिनेशन हो गई, एग्रोनॉमस शब्द की परिभाषा क्या है, एग्रोनॉमी की छोड़ी अभी, एग्रोनॉमस की। तो एग्रोनॉमस शब्द की परिभाषा हो गई, खेत का प्रबंधन करना ही एग्रोनॉमस कहलाता है। ठीक है, अब खेत के प्रबंधन में आप क्या करोगे, ठीक है, जब भी आप खेत के प्रबंधन में करोगे तो देखिए, पहले तो आप करोगे सॉइल का प्रबंधन, मृदा का प्रबंधन। ठीक है, जुताई वगैरह करोगे, ऑर्गेनिक मैन्योर डालोगे, पानी वगैरह जो भी है। ठीक है, और उसके बाद आप करोगे सीड सोइंग यानी कि बीज बोओगे, फिर पादप बढ़ेगा। तो इसका मतलब खेत के प्रबंधन में आप मृदा का प्रबंधन व फसल उत्पादन का प्रबंधन दोनों करते हैं। ठीक है,
आ गई बात समझ में। खेत के प्रबंधन में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। अब बात आती है कि एग्रोनॉमी की डेफिनेशन की। देखिए एग्रोनॉमस एक शब्द था, ठीक है। एग्रोनॉमस जो मित्रों एक शब्द था, जबकि एग्रोनॉमी एक सब्जेक्ट के रूप में चलता है और विषय यानी कि सब्जेक्ट में हमेशा प्रिंसिपल प्रैक्टिस की चर्चा की जाती है। तो यहाँ भी अब ऐसी साइंटिफिक डेफिनेशन तैयार होगी एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांत व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, सिंपल सी, कोई ज़्यादा बड़ी है नहीं, समझने की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि अभी नहीं करेंगे, जेट की क्लासेज में इसको करेंगे, तब वो वीडियो से हम यहाँ अपलोड कर देंगे। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि जेट की क्लास जाके देखो, वो वीडियो मैं आपके 12th क्लास में ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। केवल यही एक टॉपिक है जो जेट से मैं अपलोड करूंगा, बाकी जितने भी टॉपिक चाहे वो मिलता हुआ होगा तो भी यहाँ अलग से उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस को अभी स्किप करते हैं। तो अगला जो टॉपिक इसके बाद में वो है सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि मृदा उर्वरता व उत्पादकता। तो बात करते हैं सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मृदा उर्वरता। देखिए मृदा जो उर्वरता, इसकी जो डेफिनेशन है आपको लिखनी है उसको, ठीक है। एग्जाम में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना क्योंकि हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेज में 2 इमेज देख रहे हैं, एक तो फर्स्ट नंबर पे ये है और सेकंड नंबर पे ये है। फर्स्ट नंबर की इमेज में सॉइल जिस पे फसल उगी हुई है, ठीक है, और दूसरे नंबर की इमेज है, इस पर किसी प्रकार की फसल नहीं उगई है। तो इन इमेजों को देख के आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यही कहेंगे जिस सॉइल पर फसल उगी हुई है वो उपजाऊ है, ठीक है, वो उपजाऊ है, जबकि ये जो सॉइल है इसमें फसल नहीं उगी है ये बंजर है, ठीक है। तो ऐसा क्या कारण है कि ये सॉइल तो उपजाऊ है और ये सॉइल बंजर है, जबकि है तो दोनों ही मृदा, ये भी मृदा है ये भी मृदा है, पर कारण क्या है? तो कारण मुख्य रूप से पहला जो कारण है वो है पोषक तत्व। किसी भी फसल को उगने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। तो वो पोषक तत्व अगर किसी मृदा में होते हैं तो उसे उपजाऊ मृदा कहा जाता है, अगर किसी में नहीं होते तो उसको अनउपजाऊ या बंजर मृदा कहा जाता है। तो ये मृदा उपजाऊ है। तो उपजाऊ मृदा के या उपजाऊ होने के प्रमुख कारण क्या है? तो पहला जो कारण मैंने बताया वो है पोषक तत्व, ठीक है। यानी कि पोषक तत्वों का पाया जाना ये बताता है कि ये मृदा उपजाऊ है। लेकिन क्या वाकई में अगर पोषक तत्व प्रेजेंट हैं तो उस मृदा को हम उपजाऊ मान सकते हैं? जी नहीं, उसमें कम से कम 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली तो उसमें पोषक तत्व हो लेकिन प्राप्त रूप में हो, ठीक है। प्राप्त रूप क्या होता है? देखिए मित्रों कि वो पौधे जिस पोषक तत्व को जिस तरह से ले पाएँ उसे ही प्राप्त रूप कहा जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे ह्यूमन बॉडी को यानी कि मानव को यानी कि अपन को कैल्शियम की आवश्यकता होती है अपनी हड्डियों के लिए, ठीक है, हड्डियों के लिए, ठीक है। और रक्त के लिए हीमोग्लोबिन के लिए अपन को लोहे की आवश्यकता होती है। मान के चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या आपको कैल्शियम की ज़रूरत है तो आपको क्या कैल्शियम की चट्टान खिला दी जाएगी कि भाई चट्टान खा लो कैल्शियम पूरा कर लो? लोहे की ज़रूरत है तो ये थोड़ी है लोहे का सरिया दे दिया जाएगा खा लो आप इसको, नहीं ना, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है? कैल्शियम कहाँ से लोगे आप? कैल्शियम आप दूध से लोगे क्योंकि वहीं से आप अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर सकते हो। लोहा कहाँ से लोगे? हरी सब्जियों के रूप में लोगे। तो मतलब इन पोषक तत्वों को ग्रहण करने का, चाहे वो मानव शरीर हो चाहे वो पादप हो, उनको ग्रहण करने का तरीका अलग अलग है। अलग अलग तरीके से पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं। इसी प्रकार से पोषक तत्व भी पादप भी पोषक जो तत्व होते हैं उनको अलग अलग फॉर्म में ग्रहण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की आवश्यकता पादपों को काफ़ी होती है, ठीक है, लेकिन जो वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जाती है N2 उसको वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप सबको पता है उसको वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से, तब जाके क्या होता है उसको ग्रहण की जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करते हैं? जीवाणु करते हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे बाद में। तो फिर जब जाके उसको ग्रहण की जाती है नाइट्रोजन को, तो जो N2 होती है वो अमोनियम NH4+ NO3- में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो फॉर्म है नाइट्रोजन के रूप में
इसको पादप ग्रहण कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अवेलेबल फॉर्म। सॉइल में कितने ही न्यूट्रिएंट उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म यानी कि प्राप्त रूप में होने चाहिए जिससे पादप उनको ग्रहण कर सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है उचित मात्रा, उचित मात्रा, और तीसरा उचित संतुलन। देखिए मतलब ये है मात्रा, जिसको जितनी ज़रूरत होती है उतना ही। ठीक है, मुझे कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा है, मानव शरीर को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन लोहे की बहुत कम ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये थोड़ी है लोहे की ज़रूरत कम है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दे दिया तो आपके प्रॉब्लम होगी। वैसे ही पौधों में कि किसी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, आवश्यकता किसी की कम होती है, तो उस हिसाब से उस सॉइल में पोषक तत्व होने चाहिए। ठीक है, तो ये उचित मात्रा और उचित संतुलन में अगर ये तीनों चीज़ किसी सॉइल में है तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल फर्टाइल है। तो यहाँ तक हम काफ़ी चीज़ कह सकते हैं कि ये सॉइल फर्टाइल है। ठीक है, लेकिन इतने पर भी नहीं है, कुछ और चीज़ें भी डिपेंड करती हैं सॉइल फर्टिलिटी को। क्या, देखिए सारी चीज़ें हैं पोषक, ये मान के चलो कि सॉइल आइडियल है, उसमें पोषक तत्व हैं प्राप्त रूप में, उचित मात्रा में और उचित संतुलन में। लेकिन मृदा में अगर जल व वायु ही नहीं है तो क्या पादप उग पाएंगे? नहीं उग पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि एक तो भूमि की भौतिक दशा, दूसरा मृदा में जल व वायु का अनुपात, तीसरा जल और मृदा का तापमान, चौथा जीवाणु की क्रियाशीलता, इनका भी होना सही मात्रा में ज़रूरी है। ये भी सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इतनी जो बातें होंगी तो उसको कहेंगे कि भाई ये सॉइल फर्टिलिटी हो गई। ठीक है, तो अब अगर मैं सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन बताऊं तो अब क्या बताऊं, तो आप देखिए सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मृदा उर्वरता की परिभाषा। तो ये होता है इसका कि पादप वृद्धि की अनुकूल दशाओं में, पादप वृद्धि की अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त रूप, उचित मात्रा व उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। तथा इसमें मृदा में जल व वायु का अनुपात, मृदा का तापक्रम, भूमि की भौतिक दशा व जीवाणु की क्रियाशीलता भी शामिल होती हैं। ये फैक्टर भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सॉइल फर्टिलिटी की आपकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है कि सर पादप वृद्धि की ये अनुकूल दशा क्या है? अनुकूल दशा का मतलब ये होता है कि आप जब पादप उगाओ, ठीक है, तो या तो सीजन सही हो, रबी की फसल को रबी में उगाओ, खरीफ को खरीफ में उगाओ। यदि आप खरीफ की फसल को रबी में उगाओगे और नहीं उगेगी तो इसमें सॉइल फर्टिलिटी का दोष थोड़ी है, भाई उसकी अनुकूल दशा ही नहीं थी। तो किसी भी पादप को अनुकूल दशा में उगाओगे तब जाके बात होगी। ठीक है, तो यहाँ ये सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन हमने कवर की। अब देखते हैं कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो दो हैं, एक है प्राकृतिक कारक, ठीक है, और दूसरा है आपके कृत्रिम कारक। ठीक है, प्राकृतिक कारक यानी कि कृत्रिम कारक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राकृतिक कारक कौन कौन से। ठीक है, तो आज हम ये प्राकृतिक और कृत्रिम कारक दोनों देखेंगे। तो प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? देखिए प्राकृतिक कारकों में 8, जिनमें से 3 कारक ऐसे हैं जो सॉइल से इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, जबकि 5 जो कारक हैं वो सॉइल से यानी कि मृदा से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कैसे याद करोगे आप? तो 3 जो है शुरुआत में वो PTC हैं, PTC। तो P का मतलब पेरेंटल मटेरियल यानी कि पैतृक पदार्थ, T का मतलब होता है टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति, और C का मतलब होता है क्लाइमेट। ठीक है, इन सबको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 3 हो गए। इसके अलावा चौथा कौन सा है? A यानी कि एज, उम्र। तो सॉइल एज यानी कि मृदा की उम्र भी सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करती है। D फॉर डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा संस्तरों की गहराई। ठीक है, मृदा कितनी गहरी है या उथली हुई है। ठीक है, इसके बाद में E यानी कि इरोजन, सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन भी एक बड़ा कारक है। इसके बाद में P फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल यानी कि भूमि की भौतिक दशा, और लास्ट जो P है वो पोषक तत्वों को इंडिकेट करता है कि मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है। तो ये प्राकृतिक कारक हो गए। इसके बाद देखते हैं हम आर्टिफिशियल कारक, आर्टिफिशियल फैक्टर यानी कि कृत्रिम कारक जो कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। तो जो कृत्रिम कारक हैं वो हैं 6, जिसमें से पहला है वाटर लॉगिंग यानी कि जलाक्रांति, दूसरा है क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि फसल प्रणाली, तीसरा है सॉइल
पीएच, चौथा है जीवाणुओं की क्रियाशीलता, पांचवा है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, और लास्ट यानी कि छठा नंबर का है जुताई की विधि व समय। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों को हम डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास में शेयर करो। धन्यवाद। देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, ताकि जो भी लेक्चर अपलोड हो वो आपके पास में पहुंच जाए। धन्यवाद।